हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी जो चल रहा है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा प्रकाशित जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और इस श्रृंखला का यह जो वीडियो है यह टेस्ट नंबर 36 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद जो है साथियों, जैसे आप लोगों का जो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था है उसका भी करंट से अपडेटेड जो नए अपडेट हुए हैं, जो संविधान संशोधन हुआ है या जो कुछ भी उसमें नया ऐड किया गया है, एकदम करंट से अपडेटेड जो है उसको भी सॉल्व कराया जा रहा है। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना हो गया, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता तो मूल कर्तव्य, इन सबको कवर किए थे। और आज जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसके अंतर्गत जो संघीय राज व्यवस्था है, विधायिका है, उसको पूरा कवर किया जाएगा। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मान के चलिए कि उसमें यूपी पीसीएस प्री हो गया या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें नए अपडेट किए गए हैं, जो फिर से केवल प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट के हिसाब से जो है यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसमें आपके सारे फैक्ट जो हैं या फिर से सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय अनुसंधान संस्थान एवं उनके मुख्यालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, रमन अनुसंधान केंद्र है बेंगलुरु में और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में। तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा आपका आंसर डी। ऑप्शन डी जो है वह गलत है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है यह अहमदाबाद में नहीं है, यह नई दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह नई दिल्ली में है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लामिक सहयोग संगठन 57 राष्ट्रों समूह का एक जो संस्थान है जिसमें 57 देश शामिल हैं। 1969 को रबात मोरक्को में इस सम्मेलन शिखर की स्थापना हुई थी। और इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय सऊदी अरब में स्थित है। जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के एक शहर है जिद्दा, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1669 ईस्वी रबात में हुई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर सी। ऑप्शन डी सी जो है वह सही है। तीनों विकल्प इसमें जो दिए गए हैं वो सही हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। इसके सदस्यों की संख्या है 57 और यह एक अंतर सरकारी संगठन है और मुख्यालय इसका सऊदी अरब के जिद्दा में है। नेक्स्ट देखिए, चुलियार बांध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुलियार बांध तमिलनाडु की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1960 ईस्वी में चुलियार नदी पर किया गया था, जो गायत्री पूजा नदी की सहायक नदी में से एक है। जो गायत्री पूजा की सहायक नदियों में से एक है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दूसरा जो है सही है, जबकि पहला गलत है। क्योंकि चुलियार बांध जो है यह पलक्कड़, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और वहाँ की यह एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है, न कि तमिलनाडु की। यह केरल की एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु की नहीं केरल की है। अन्य दूसरा विकल्प जो है वह सही है। इसका निर्माण 1960 में चुलियार नदी पर किया गया था, जो गायत्री पूजा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन बम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, तेल और गैस परियोजनाएं जिनमें ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है, इसको कार्बन बम की संज्ञा दी जाती है। द गार्जियन की एक परियोजना के पश्चात कार्बन बम शब्द का उपयोग किया गया था। कुल मिलाकर 190 ऐसी ही परियोजनाओं की पहचान दुनिया भर में की गई है जिनमें अमेरिका, रूस, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी शामिल हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला
और तीसरा इसमें सही है जबकि दूसरा गलत है। देखिए कार्बन बम जो है यह एक तेल या गैस परियोजना है जिसके परिणामस्वरूप अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। इस परियोजना में 195 कार्बन बम परियोजनाओं को शामिल किया गया है और ये दुनिया भर के देशों और निजी कंपनियों की योजनाओं को इसमें वो करता है, सूचनाबद्ध करता है या कह सकते हैं इसमें अपने अंदर समाहित करता है, जिसके अंतर्गत यह जारी करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 और 3 सही है जबकि दूसरा जो है गलत है, जिसमें कहा गया है कि गार्जियन की एक परियोजना के पश्चात कार्बन बम शब्द का उपयोग किया गया था, यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, इको सेंसिटिव जोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1 से 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है। 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ESZ को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ESZ या इको सेंसिटिव जोन को भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दूसरा सही है जबकि पहला गलत है। देखिए यह जो 5 किलोमीटर बता रहा है यह 5 किलोमीटर नहीं है, यह 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर जो भी आता है वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत डिफाइन किया जाता है, न कि 5 किलोमीटर। तो यह जो क्राइटेरिया है वह 10 किलोमीटर है। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं वो सही हैं। भारत सरकार द्वारा इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो यह क्राइटेरिया जो है वह 10 किलोमीटर है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का नाम प्रसिद्ध सांख्यिकी विद के नाम पर रखा गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वह एक सांख्यिकीविद के नाम पर रखा गया है जिनका नाम था महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के नाम पर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत की गई थी और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम जो है महालनोबिस मॉडल जो है कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सबला योजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था? सबला योजना जो है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लॉन्च किया गया था। लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सबला योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2010 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा कैपस्टोन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, अर्थशास्त्र से या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो संबंध है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। यह नासा का एक नया उपग्रह है जो एक अद्वितीय कक्षा का परीक्षण कर रहा है। मिशन जो कैपस्टोन है इसका पूर्ण रूप होता है सिसलूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, और यह नासा का एक मिशन है। तो यह भी याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि किसका है, नासा का या फिर से इसरो का, तो यह नासा का एक मिशन है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नए शेरपा किसे बनाया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत को भारत के जो G20 सम्मेलन होने वाला है इसके नए शेरपा बनाए गए थे अमिताभ कांत। और यह जो है ये भी पूछ सकता है कि किसके स्थान पर इनको बनाया गया था? तो इसके पहले जो है पीयूष गोयल इसके शेरपा बनाए गए थे, लेकिन फिर बाद में जो है पीयूष गोयल के स्थान पर अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है 2022 के लिए किसे दिया गया है? यह पुरस्कार जो है 2022 के लिए दिया गया है PGIMER चंडीगढ़ को। यह पुरस्कार जो है तंबाकू प्रयोग के लिए प्रदान किया गया है और इस पुरस्कार का विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने किया था। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसके द्वारा यह किया गया था? तो इसका विमोचन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है?
मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक जो है, इसकी रचना की गई थी जनरल जे सिंह द्वारा। देखिए यह संयंत्र जनरल जे सिंह द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉरी साथियों, जो आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, पुस्तक द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका विमोचन किया गया था राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। ठीक है, जिसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को कहां पर 295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र निजी क्षेत्र में देश का पहला शिलान्यास किया था? इसका शिलान्यास किया गया था बड़ोदरा, गुजरात में। और यह टाटा संयंत्र द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। और यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसे एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का जो निर्माण किया जा रहा है, यह पहला उद्यम है। इसके पहले जो है ऐसा उद्यम स्थापित नहीं हुआ था, यह पहला उद्यम स्थापित हुआ है गुजरात के बड़ोदरा में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में गुजरात के किन दो जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए एक आदेश को अधिसूचित किया गया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आणंद और मेहसाणा में। ये दो जिले हैं जहाँ पे यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इनको नागरिकता देने के लिए एक आदेश को अधिसूचित किया गया है, आणंद और मेहसाणा में। साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी इफेक्टिव है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड का समय है, और उससे ऐसा नहीं है कि आपके लाइक करने से आप लोगों का कुछ लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अक्टूबर 2022 में टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO एलन मस्क ने ऑप्टिम ह्यूमनाइड रोबोट की नवीनतम प्रोटोटाइप का अनावरण किया था। 7 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके दोनों विकल्प सही हैं। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में किसने 5G टेलीफोन सेवा की शुरुआत की थी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, देश में 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, और इसके पहले चरण में भारत के 13 शहरों में इसकी शुरुआत होगी, जिसमें अगर हम देखें तो दिल्ली है, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, जामनगर और गुरुग्राम जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें राज्यों का नाम न पूछ करके ये ज़रूर पूछ सकता है कि टोटल कितने शहरों में इसे शुरू किया जाएगा या कितने शहरों में शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, इसे पहले चरण में 13 शहरों में शुरू किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा, और इसका शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली के प्रगति मैदान में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी द्वारा इसके पहले बेड़े को लॉन्च किया गया है। और यह हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन नेटवर्क है, जिसे जर्मनी के लोअर सैक्सोनी राज्य में लॉन्च किया गया था, और 4 साल पहले इसका परीक्षण हुआ था। फ्रांसीसी निर्माता एक्सटॉम द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली यह 14 ट्रेनें डीजल ट्रेनों की जगह लेंगी। तो इसकी शुरुआत जो है जर्मनी में की गई है, और इसका निर्माण जो है एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा, फ्रांसीसी निर्माता जो है एक्सटॉम, उनके द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन के रोडमैप पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान करना है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी,
यह जो किया गया वह फ्रांस के साथ किया गया है। देखिए, हाल ही में भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमति जताई है, जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में मिल करके योगदान देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और फ्रांस का यह संयुक्त उद्यम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्मा टेरहो को इसका अध्यक्ष ओलंपिक समिति का आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिनलैंड के आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहो को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यह जो है पेरिस 2024 तक आयोग की प्रमुख रहेंगे। जो पेरिस 2024 में होने वाला है ओलंपिक, तब तक के लिए इन्होंने अध्यक्षता पद ग्रहण किया है। और ये भी पूछ सकता है कि नेक्स्ट ओलंपिक जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो यह पेरिस में होगा और 2024 में होगा, यह भी याद रखिएगा। पेरिस में 2024 में नया नेक्स्ट ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने के उनके प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल गेट्स को यह पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को और विश्व दलहन दिवस 5 फरवरी को। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो विश्व दलहन दिवस है वह 5 फरवरी को नहीं मनाया जाता है, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा भार देना। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर से उसे सर्च करते हैं ना, तो वो आप लंबे समय तक याद रखते हैं और वो क्वेश्चन आपको जल्दी नहीं भूलता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप लोग कोशिश करिए कि उसका आंसर बता दिया करें। ठीक है, उससे क्या है कि अगर आप लोगों को पता होगा तब तो अच्छी बात है, बता देंगे। नहीं पता होगा तो आप लोग अगर उसे एक बार सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक जो है आपके माइंड में वो क्वेश्चन वैसे बना रहता है। और फिर उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है कि ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को किसी भी तरह से ऐसे जो क्वेश्चन फैक्ट हैं वो आपको याद करा दिया जाए। ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पूर्व महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 28 अप्रैल 2022 से 4 मई 2022 तक सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्व महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव का उद्देश्य था कि हम किसी से कम नहीं इस महोत्सव का उद्देश्य हम किसी से कम नहीं की भावना के साथ उत्तर पूर्व क्षेत्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। इस महोत्सव का जो समापन है वह 3 मई 2022 को इम्फाल में हुआ था। इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। इसके तीनों विकल्प जो दिए गए हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडिगो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतरते समय स्वदेशी रूप से विकसित उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क का पायलट चरण शुरू किया गया था, जिसका संचालन 5 शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग में किया जा रहा है। इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। इसके जो दोनों विकल्प दिए गए हैं वह सही सुमेलित हैं, तो इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है। 1 मई 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह जो संयंत्र है वह ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड EIBPL द्वारा परोना कृतानंद नगर पूर्णिया में स्थापित किया गया है। परोना के
कृत्यानंद नगर पुड़िया में स्थापित किया गया है और यह संयंत्र 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है जिसकी लागत 205 करोड़ रुपए है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, गलत आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा विकल्प गलत है जबकि पहला और दूसरा सही है। देखिए जो संयंत्र है वह 15 एकड़ भूमि पर बनाया गया है जिसकी लागत 105 करोड़ रुपए है, न कि 205 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसकी लागत 105 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा, अन्य विकल्प सही है। जून 2022 में भारत में सबसे बड़े आइकिया स्टोर का उद्घाटन किसने और कहां पर किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बसवराज बोम्बई, इनके द्वारा किया गया था कर्नाटक में। देखिए 22 जून 2022 को आइकिया के सबसे बड़े स्टोर की स्थापना नासागाड़ा बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पे किया गया था बसवराज बोम्बई द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, राजस्थान में। देखिए राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल खंडेला तहसील में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया है, ठीक है। पहले स्थान पे है कौन सा? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है आपका झारखंड, झारखंड है, फिर आपका राजस्थान है जहाँ पे यूरेनियम पाया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार की बात करें तो वह कनाडा में सबसे ज़्यादा भंडार है, कनाडा में, फिर कजाकिस्तान में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। यह दुनिया में सबसे अधिक भंडार है। और भारत की यदि हम बात करें तो सबसे अधिक भंडार राजस्थान में पाया जाता है, फिर झारखंड में, फिर आपके राजस्थान में, सॉरी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, फिर राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? संविधान समिति एवं उनके अध्यक्षों से संबंधित है। या संविधान संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन संबंधी समिति जो थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रत्यायन या प्रत्यायक पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णराम स्वामी अय्यर। तो इसमें आपको गलत बताना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कार्य संचालन सॉरी साथियों, देखिए कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी, ठीक है। के एम मुंशी जो है इसके अध्यक्ष थे कार्य संचालन समिति के। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उद्देशिका को इटली के संविधान से लिया गया है, न्यायिक पुनरीक्षण यूनाइटेड किंगडम से, मौलिक अधिकार आयरलैंड से, और जो नीति निदेशक तत्व हैं वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, जो केंद्र राज्य संबंध है वह लिया गया है कनाडा के कनाडा के संविधान से, ठीक है। उद्देशिका इटली ये गलत है। सॉरी साथियों, देखिए भारत में उद्देशिका जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या इटली नहीं है, ठीक है। उद्देशिका लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है यह भी लिया गया है आपके अमेरिका से। मौलिक अधिकार यह भी अमेरिका से लिया गया है, जबकि केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा उद्देशिका, न्यायिक पुनरीक्षण की जो शक्ति है और मौलिक अधिकार यह तीनों लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से, और केंद्र राज्य जो संबंध है या कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? संविधान एवं उनके भाग से संबंधित ये प्रश्न है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, भाग 9 ए में पंचायत, और भाग 9 ख में सहकारी समिति। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 ए में पंचायत नहीं है, भाग 9 ए में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, प्रावधान है, ठीक है। देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य, भाग 9 क में नगर पालिका, और 9 ख में सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित प्रावधान जो है वह 9 ख में किया गया है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायतों का प्रावधान किस में किया गया है? यह है भाग 9 में। नेक्स्ट देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं सूची को स्थापित किया गया था?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार होता है, उसे संसद में मत देने का अधिकार होता है, उपरोक्त सभी। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, उसे दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है लेकिन मत देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है यह गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में पर विचार कीजिए और इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। साथियों, क्वेश्चंस में प्रश्न जो है एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत ही इत्मीनान से दिमाग को ठंडा करके एकदम जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाता है और हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रश्न अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद जो है फिर उसे सॉल्व करें। नहीं तो फिर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी अगर गलत होगा तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयक पर अनुमति का प्रावधान जो है वह 111 में किया गया है। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है? देखिए, साथियों, इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के विशेष उपबंध नहीं किया गया। इसका जो उपबंध किया गया वो अनुच्छेद 110 में किया गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 279 ए में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? वित्त आयोग का, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वित्त आयोग की अनुशंसाएं या फिर व्यवसाय व्यापार कॉलिंग तथा रोजगारों पर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी से संबंधित प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अब तक गठित जो अंतर्राज्यीय परिषद हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन जो किया गया था वह 1969 में किया गया था। गोदावरी जल विवाद का न्यायाधिकरण 1969, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 या महादायी जल विवाद अधिनियम न्यायाधिकरण जो है 1969। इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2010 में किया गया था, ठीक है? जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। इन सब का गठन जो है 1969 में किया गया था, चाहे वह कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण हो, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण या फिर नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, इन तीनों का गठन 1969 में किया गया था। जबकि महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2010 में किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष तथा किस राज्य में किया गया था? सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था वह किया गया था आपके 1951 पंजाब राज्य में। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में केंद्रीय विधायिका में प्रस्तुत विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह विधेयक को वापस नहीं कर सकता है। यह जो है गलत है। धन विधेयक के संबंध में केवल राष्ट्रपति के पास यह शक्ति नहीं है कि वह विधेयक को वापस कर दे, अर्थात विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। धन विधेयक के संबंध में उसके पास यह शक्ति नहीं है। जबकि अन्य विधेयक के संबंध में वह ऐसा कर सकता है, वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता है, ठीक है? देखिए, यह जो है धन विधेयक के संबंध में इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 133 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को सुनिश्चित करता है। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी।
देखिए अनुच्छेद 111 जो है इसमें केंद्र राज्य तथा अंतर राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 132 कहता है कि संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार को इसमें सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 133 में कहा गया कि सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा। ये और इसमें क्या कह रहा है कि आपराधिक मामला, यही गलत है, ठीक है। इसमें आपराधिक नहीं बल्कि सिविल मामलों का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 134 में कहा गया है कि आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को वर्णन किया गया है। तो आपराधिक मामलों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 134 में और सिविल मामलों का वर्णन अनुच्छेद 133 में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये निर्धारित किया था। सॉरी 1,10,000 रुपये से बढ़ा करके 3,50,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है। संविधान में राज्यपाल के पद के लिए उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का। इसमें आपको पूछ रहा है गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है। यह गलत है, क्योंकि राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, न कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है ना, वो जिस राज्य के राज्यपाल हैं वहाँ के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और उनकी उपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलवाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल का जो शपथ होता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिस राज्य में राज्यपाल उनको बनना है उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है और उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वह जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% से कम नहीं होना चाहिए। और इस प्रावधान को 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 और 3 सही हैं। 2 और 3 जो है वह सही है, जिसमें कहा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12% से कम नहीं होगा, यह सही है। और इसे 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया था, यह भी सही है। लेकिन इसमें जो कह रहा है कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, गलत है। इसमें जो प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन द्वारा कि राज्य मंत्रिमंडल का जो आकार है वह विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 12% से कम और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और संसद में जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वह कहा गया है कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र में जो संसद या कह सकते हैं कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल का आकार है वह उसमें न्यूनतम जो सदस्य संख्या है, न्यूनतम आकार जो है उसका निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि राज्य मंत्रिमंडल के बारे में न्यूनतम आकार और अधिकतम आकार इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है, दोनों का वर्णन किया गया है। केंद्र में न्यूनतम का वर्णन नहीं है, केवल अधिकतम का है, 15% से अधिक नहीं हो सकता। और राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम दोनों का वर्णन किया गया है और राज्य में कहा गया कि 12% से कम और 15% से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 224 ए में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 के तहत कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए उपबंध संविधान के अंतर्गत किया गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आ गया था। आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष समेत कुल 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें 4 सदस्य होते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
दूसरा आंसर जो है, दूसरा विकल्प गलत है, जबकि पहला सही है। देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, और यह राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश पर नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, जबकि दूसरा जो है वह गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, न कि 4। ग्रसनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। मुख्य गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख्य गुहा का पिछली भाग ग्रसनी या पैरिनॉक्स कहलाता है, और यह सामान्यतः 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसमें भोजन निगलने तथा श्वास लेने के लिए 2 समान छिद्र होते हैं। ग्रसनी का निगला द्वार ग्रास नली में खुलता है। इसमें आपको गलत आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, जिसमें कहा गया है कि यह 20 मीटर लंबा होता है। 20 सेंटीमीटर यह गलत है। इसका जो आकार है वह 12 सेंटीमीटर होता है, न कि 20। अन्य विकल्प सही है। लैंगरहैंस की कोशिकाओं से स्रावित पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यह कोशिकाएं हैं और यह स्रावित पदार्थ है। अल्फा कोशिकाओं का स्रावत होता है ग्लूकैगान से, बीटा कोशिकाओं का ग्रेलिन से, गामा कोशिकाओं का अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड से, और डेल्टा कोशिकाओं का सोमैटोस्टैटिन से। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि बीटा कोशिकाएं जो है वह इंसुलिन ए एमाइलिन से स्रावित होती हैं। ठीक है, यह जो है इंसुलिन ए एमाइलिन से स्रावित होती है, जबकि अन्य विकल्प सही है। वृकक में पथरी निम्नलिखित में से किसके कारण बनती है? वृकक में जो पथरी बनती है साथियों, वह है यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के वजह से बनती हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यह विटामिन और उनके रासायनिक नामों से संबंधित है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 फॉलिक एसिड और विटामिन B7 बायोटिन। इसमें गलत आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B6 गलत है। देखिए, विटामिन B2 जो है वो राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 जो है यह पायरिडॉक्सिन है, न कि फॉलिक एसिड। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 जो है वह फॉलिक एसिड है। ठीक है, फॉलिक एसिड जो विटामिन B6 कह रहा है ये नहीं है। विटामिन B9 जो है वो है आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगस्त में अपने नव विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV जो स्लाइट लॉन्च व्हीकल SSLV की पहली उड़ान शुरू की, और इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SSLV इसरो में 110 टन द्रव्यमान का सबसे छोटा वाहन है। SSLV एक रॉकेट है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम से कम वजन और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO में इसके लिए 300 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह की कक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लंदन में स्थित एक कंपनी डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड का उपयोग किया, जिससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा फोल्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करता है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। अल्फा फोल्ड को इनपुट के रूप में एंजाइम अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा जो है वह गलत है। देखिए, अल्फा फोल्ड को इनपुट के रूप में प्रोटीन अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इनपुट के रूप में एंजाइम अनुक्रमों के साथ जोड़ा जाता है। यह गलत है। यहाँ पे एंजाइम नहीं है, ये प्रोटीन उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है इसे। ठीक है, इसे जो है प्रोटीन उपकरणों के साथ जोड़ा जाता है, ठीक, न कि एंजाइम के साथ। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सीमेटिक वेब कर सीमेंटिक वेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टिम बर्नर्स-ली ने डेटा हेतु एक वेब शब्द गढ़ा है जिसे मशीनों द्वारा संसाधित किया जा सकता है। सीमेटिक वेब कंप्यूटर को यह सिखाने में मदद करता है कि डेटा का क्या मतलब है और इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित होगी। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकिपीडिया का प्रारंभ जिम्मी वेल्स द्वारा 15 जनवरी 2003 में किया गया था।
यूट्यूब 15 फरवरी 2003 को जावेद करीम, चांद हरले, स्टीव चेन द्वारा लॉन्च किया गया था। पैडोरा इंटरनेट रेडियो सर्विस 25 अगस्त 2005 को लॉन्च किया गया था। और कूट 24 जनवरी 2004 को गूगल इंजीनियर द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि विकिपीडिया का प्रारंभ जो है वह जिम्मी वेल्स द्वारा 15 जनवरी 2001 को किया गया था, न कि 2003 को। अन्य विकल्प सही है, ठीक है, जबकि ये किया गया था 2001 में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेट न्यूट्रलिटी का तात्पर्य यूजर की इंटरनेट ट्रैफिक तक बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र पहुंच से है। वास्तविक अर्थों में यह पक्षपात रहित बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही हैं। ये थे आपके 50 प्रश्न। इसके अगले वीडियो में भी 50 प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। 50-50 प्रश्नों की ये श्रृंखला चलती रहेगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। और यदि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है अच्छे से समझा पाएँ, आप लोगों को संतुष्ट कर पाएँ, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आपके क्रिस्टल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाएँ। और आप लोग जो है आप लोगों की तैयारी में अगर हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट लगता है, थोड़ी सी भी भूमिका अगर होती है, तो वो हम अपने पूरा प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।